फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जाके शिकायत की कि मेरा बेटा जो है वो मेरा नाफरमान है। तो आपने उस बेटे को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारे वालिद ने ये शिकायत की है कि तुम उसकी बात नहीं मानते हो, उसको फॉलो नहीं करते हो। तो बेटे ने आगे से कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरे वालिद की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? सिर्फ़ फर्मा बरदार होना मेरा ही ज़िम्मेदारी है? क्या मेरे वालिद के कोई फ़राइज़ नहीं है? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि यकीनन उनके भी फ़राइज़ हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? तो उस लड़के ने अर्ज़ की कि या अमीरुल मोमिनीन, मेरा सबसे पहला हक़ ये था कि मेरा वालिद जो है वो मेरे लिए एक अच्छी माँ दे मुझे। यानी पेरेंटिंग जो है ये कोई बच्चे की पैदाइश के बाद शुरू होने वाला काम नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें, क्योंकि देखें, जब आपका बच्चा अल्लाह की तरफ से अल्लाह का नाइब है, जिसकी तरबियत करके अल्लाह ने तो उसे नाइब बनाकर भेज दिया है, अब आपके ज़िम्मे उसकी तरबियत लगाई है कि जब वापस पहुँचे तो फिर भी नाइब हो, वापस उसे जब दें तो वो अल्लाह का ही नाइब हो। जब शादी का डिसीजन होता है तो उस वक्त ही एक अच्छी फैमिली के लिए एक माँ का इंतखाब होता है, ऐसे ही है। और अगर माँ है तो उसने एक बाप का इंतखाब करना है अपने बच्चों के लिए। पेरेंटिंग का स्टार्ट जो होता है वो पैदाइश से पहले, यानी डिसीजन जब मैरिज का हो रहा होता है तो उस वक़्त हमने ये फ़ैसला कर लेना है। उस लड़के ने ये कहा, मेरे वालिद का मेरा ये हक़ था कि मुझे एक अच्छी माँ मिले। मेरे वालिद ने एक क्रिश्चियन औरत से शादी की है। अब मुझे बताएं, वो अपने तरीके से लाइफ गुजार रही है, तो मैं एक अच्छी माँ से महरूम हो गया हूँ, एक मोमिन माँ से मैं महरूम हो गया। फिर दूसरा हक़ ये बनता था मेरा कि मेरा बाप मेरा बहुत खूबसूरत नाम रखे, प्यारा नाम रखे। उसने मेरा नाम भी अच्छा नहीं रखा, मेरे नाम का कोई माना ही नहीं है। और तीसरा हक़ ये उसका बनता था कि वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक मेरी तरबियत करे। अब मेरी माँ का अपना मज़हब था, मेरे बाप की अपनी मुसरफियात थी, उसने मेरी तरबियत भी नहीं की। अब मुझे बताएं कि सारे काम मैंने ही करने, मैं कैसे करूं इस काम को? हमने इस बात का ख्याल रखना है। ये आप देख लें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो आपका स्टेप है वो ये है कि आपने जिन बंदों की शादी नहीं हुई है, ये उनके लिए है कि जब आप सिलेक्शन करें, बच्चियाँ हैं तो वो एक अच्छे बाप की सिलेक्शन करें कि जिस शख्स के साथ हमारी शादी होने जा रही है वो हमारे बच्चों का आगे वालिद बनेगा, बाप बनेगा, तो एक अच्छा बाप का इंतखाब हो। और अगर मेल्स की तरफ से है तो वो अच्छी माँ का इंतखाब करें, उसकी सीरत को देखकर, उसके किरदार को देखकर, उसकी ख़ानदान की रेपुटेशन को देखकर ये डिसीजन हमें करना चाहिए। और सेकंडली ये है कि उसको अच्छा नाम देना चाहिए। और तीसरा काम हमारा ये है कि उनकी तरबियत हमने कुरान और सुन्नत के मुताबिक करनी है। जब 7 साल की उम्र में बच्चा पहुंच जाए और नमाज और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को पूरा ना कर रहा हो तो खातर का हुक्म है कि उसको सज़ा दी जाए। लेकिन सज़ा तो आखिरी ऑप्शन था ना, 7 साल तक जो काम करने वाला था वो उसकी तरबियत थी। अब खातर के मरहले से मैं पहुंच चुके हैं हम, तो जब बच्चे 11 तो ये मसला होता है कि हम 11-12 साल के बाद जब बच्चे पहुंचते हैं ना, उस वक़्त उनकी तरबियत का स्टार्ट लेते हैं। अब तरबियत जैसी कैसी उनकी हुई है ना, अच्छा बुरा एक बयानिया उनके जहन में, एक नज़रिया, एक फ़िक्र उनके जहन में बन चुकी है। अब 11-12 साल की उम्र में ना उन पर सज़ा काम करेगी, ना उन पर गुस्सा काम करेगा, ना उन पर प्यार काम करेगा, वो तो एक लाइन में लग चुके हैं। पेरेंटिंग जो है वो आपने स्टार्ट करनी है बिल्कुल अर्ली ग्रेड से।
और लम्हा ब लम्हा अपने बच्चे पर फोकस रखना है कि कहीं आपकी ज़रा सी अदम तवज्जोही से आपके बच्चे का फ्यूचर जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी हमारा आज का सेशन होगा, इसमें मैं कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आप अपने जो औलाद है उसके साथ कैसे कर सकते हैं। तो एजुकेशन में हमारे जहन में जब ये लफ्ज़ हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये होता है कि बच्चा तालीम याफ्ता है जी, यानी तालीम की बात हो रही है, स्कूल की बात, कॉलेज का जहन में ख्याल आ जाता है। जबकि एजुकेशन का मतलब कोई नेम ऑफ डिग्री नहीं है, किसी सनत का नाम नहीं है। एजुकेशन एक तरबियत का नाम है, एक वोकेबलरी का नाम है, एक डायरेक्शन का नाम है, एक रास्ते का नाम है जो कामयाबी की तरफ जाता है। अब एजुकेशन जो जिस जगह पर एजुकेशन है, हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि हमारा बच्चा जो है जिस स्कूल में जा रहा है, जिस कॉलेज में जा रहा है, ये जो इसकी डायरेक्शन है वो ठीक जा रहा है जी, ये इसके अंदर एजुकेशन आ रही है। एजुकेशन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए 3C थ्योरी है। फर्स्ट C से मुराद ये है कि एजुकेशन जहाँ पर होगी वहाँ पर ये सिग्नल आ जाएगा। किसका आ जाएगा? कम्युनिकेशन आ जाएगी। आपका बच्चा अगर बोल सकता है, और बोल सकने से मुराद यहाँ पर मैं ये ले रहा हूँ कि आपका बच्चा कन्विंस कर सकता है, आपका बच्चा किसी बात को एक्सप्लेन कर सकता है। कोई बात जब हो तो उसके बारे में जब वो बात करे तो आपको दूसरे तीसरे चौथे बंदे को समझ आ रही है और अच्छे प्रॉपर तरीके से वो बात को एक्सप्लेन कर रहा है, सो उसके अंदर कम्युनिकेशन आ गई है। अब ये कैसे आएगी, इसके ऊपर आज का हमारा ये सेशन होगा। इसके लिए अब ये दूसरा उसका C जो है करैक्टर का है कि किरदार आ जाएगा। इस पर अलग से सेशन है, मैं इस पर बात नहीं करूँगा। फिर एजुकेशन जहाँ पर होगी वहाँ पर थर्ड C ये बताती है कि वहाँ पर क्रिएशन आएगी। बच्चा कोई चीज़ क्रिएट करेगा, सिर्फ किताबें याद करके वही चीज़ें याद करके लिख देगा तो ये एजुकेशन नहीं है। हमारे यहाँ इन्वेंशंस और इजादात की कमी क्यों है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कंसेप्चुअल स्टडी की कमी है। ना क्रिएशन के ऊपर हम तवज्जो स्कूल वाले देते हैं, ना पेरेंट्स के पास तो वक्त ही नहीं है कि वो बच्चों को से सुने, उनको टाइम दें। और अगर वो बच्चा इंग्लिश का कोई चैप्टर सुना रहा है तो उससे पूछें कि इसमें बेटा क्या है, इसके पढ़ने का मकसद क्या है, यानी उसका वो जिसे कहते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। जो लर्निंग आउटकम है वो जो चैप्टर पढ़ा है हमने, उस चैप्टर पढ़ने का मकसद हमारी रीडिंग है, हमारी राइटिंग है, हमारी वोकेबलरी है। अच्छा, उसका पढ़ने का मकसद हमारी कम्प्रिहेंशन है, हमारी फ्लुएंसी है, क्या है, किसको हमने दुरुस्त किया है, किसको हमने नापना है, किसको हमने मेजर करना है, ये पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। और ये बहाना बहुत पुराना हो चुका है कि देखें जी हम पढ़े लिखे नहीं। भाई आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है जो इन बच्चों की के ना नफ़के का बंदोबस्त कर रहे हैं, जो इन बच्चों के लिए ज़माने से ये जो हालात हैं, इनसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट कौन सा बड़ा है जो आपको सिखाएगा। सो आपने जो कमी कजी रह गई है वो इंशाल्लाह ताला हमारे इन सेशंस में हम जो आपको डायरेक्शन देंगे कि आपने करना क्या है। इसमें आपकी तरफ से ये स्टेटमेंट बिल्कुल आप समझ लें कि आम सी हो जाएगी कि हम तो पढ़े हुए नहीं हैं। आप क्यों नहीं पढ़े हुए हैं? आप पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आजकल तो इतने सोर्सेज हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, आपका गूगल है, आपके ये ट्रेनर्स के प्रोग्राम हैं, इतने चैनल्स हैं जो काम ही इसके ऊपर कर रहे हैं। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी हम जिस पर फोकस करेंगे एज अ पेरेंट वो है कम्युनिकेशन। इसको बड़ा बारीकी के साथ आपने फोकस करना है कि कम्युनिकेशन जो है ये इफ़ेक्टिव कब होती है। यानी घर में जब हम बातचीत करते हैं, हम अपने बच्चों की कम्युनिकेशन को जब डेवलप कर रहे हैं तो उसको इफ़ेक्टिव कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसके हम इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें जो एक्टिव लिसनिंग के टिप्स हैं, बाकी चीज़ें वो आगे आएंगी, वो आपको समझा देंगे। ये हमारा एजेंडा है, तो ये आप देख लें। उर्दू में हमने काम किया कि तमाम लोग इसको पढ़ सकें। कम्युनिकेशन आप उस वक्त बच्चे की डेवलप करेंगे जब आप अच्छा सुनने वाले बनेंगे।
अब बच्चा है वो बोल रहा है तो आप उसको सुनेंगे, अच्छे सामे बनेंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सारे पढ़ लें इसको। बच्चों की बातें तवज्जो और गौर से सुने। फर्स्ट, जब बच्चा आपसे बात कर रहा है, कोई भी बात कर रहा है, तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि नज़रें मिलाकर बात सुनिए। ठीक, बात मुकम्मल होने का इंतज़ार कीजिए। बच्चा जो भी एक्सप्लेन कर रहा है, जो भी कह रहा है, उसको मुकम्मल होने दें, उसके बाद आप उसकी बात काटें। बात काटने से गुरेज कीजिए। तकमील पर बच्चे की तारीफ़ कीजिए। जब आपका बच्चा बात मुकम्मल कर ले तो उस पर उसको अप्रिशिएट करें। अगर कहीं पर उसकी कोई अदायगी में, अल्फाज की अदायगी में या एक्सप्लेन करने में कहीं पर फॉल्ट है, क्यूरी है, गैप है, तो आपने फीडबैक जो देना है वो एंड पर देना है। यानी पहले आपने बच्चे को बोलना नहीं सिखाना है, पहले आपने खुद सुनना है। जब आप अच्छे लिसनर बन जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप बच्चे को कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं। ये बात आपने अंडरस्टैंड कर लिया। सबसे पहले हमने क्या बनना है? गुड लिसनर बनना है। बोलिए क्या बनना है? गुड लिसनर बनना है। अब जब आप गुड लिसनर बनेंगे तो इससे बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट जो है वो क्रिएट होगा। बच्चा ये समझेगा जब मैं बात करता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ तो मेरे पेरेंट्स मेरी बात को वैल्यू देते हैं। वो मैम का था ना टॉपिक कि आप जब लीडरशिप पेरेंटिंग में करेंगे, आप लीडर हैं अपने बच्चों के, आप इस बात को कभी ना भूलें कि आपके बच्चे आपको ही लीडर मानते हैं, आपको ही वो सुबह शाम देखते हैं। सो आपको फॉलो करेंगे। तो आपने जब उनकी बात को सुना, तवज्जो के साथ सुना, तो इसका मतलब यह है कि आप पर बच्चों का ट्रस्ट आ गया है। बच्चे समझेंगे कि जब मैं अपनी अम्मी से बात करता हूँ या करती हूँ या अपने अब्बू से बात करता हूँ या करती हूँ तो मेरी बात को मेरे अम्मी और मेरे अब्बू जो हैं वो तवज्जो के साथ सुनते हैं। इससे बच्चे का एतमाद आएगा और बच्चा कभी आपसे कोई बात छुपाएगा नहीं। कितने मसाइल ऐसे होते हैं जो आप हमारे बच्चे हमें बताते नहीं हैं कि अगर ये अब्बू को बता दिया अब्बू गुस्सा करेंगे, क्योंकि अब्बू का रवैया ये होता है कि अभी आधी बात बच्चे की हुई है तो अब्बू ने अपना गुस्सा जो है उस पर झाड़ देना है। चले जाओ यहाँ से, अभी आया हूँ, थका हुआ हूँ, जाओ अपनी मामा को बताओ। ये रवैये हमें क्या करते हैं, अपने बच्चों के दरमियान ट्रस्ट को जो है वो टर्मिनेट कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके लिए अब आप देख लें, आसान सा तरीक़ाकार है कि बच्चों के गुड लिसनर जब हम बनेंगे तो वालिद की तवज्जो और बच्चे का मिजाज, इसमें आप देखें कि बच्चों के साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तवज्जो बढ़ाई जा सकती है। अब वो तरीक़ा नंबर 1 ये है कि हम क्या करें, बच्चों से निगाहें मिलाकर उसकी बात सुने। एक किसी कॉलम में किसने लिखा हुआ था कि मैं एज अ पेरेंट न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मेरा बच्चा मुझसे आकर कोई क्वेश्चन कर रहा था कि डैडी कोई बात बता रहा था मुझे, तो मैं आगे से जी हाँ मैं इधर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा हूँ और जी जी ठीक है हो जाएगा ठीक है। तो बच्चे ने मुझे टच करके कहा कि डैडी मुझे आँखों से सुने, मुझे आँखों से सुने, यानी मुझे तवज्जो से सुने। तो सुनना सिर्फ कानों से नहीं है, जब तक आपकी आंखें और आपकी अटेंशन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तो वो सुनना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। आपने अपने बच्चे को, ये आज के बाद हमने बासय्यद पेरेंट इन चीज़ों को फॉलो करना है कि अपने बच्चे को सबसे पहले बच्चों से निगाहें मिलाकर उनकी बात सुने, फिर बच्चे को अपनी पीठ और कंधों पर बैठाएं। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं जी मैंने अपने बच्चे को अगर अपने पीठ पर बैठा लिया तो लोग हंसेंगे, मुझे शर्म आ रही है। वो भाई पीठ पर बैठाना तो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, सिर्फ घर के अंदर नहीं। हम तो अपने घर के अंदर पीठ पर बैठाने से शर्माते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन को मदीने की गलियों में
घोड़ा बनकर, खुद को कहा मैं घोड़ा हूँ, घोड़ा बनकर आपने अपने पुश्त मुबारक के ऊपर इमाम हसन और इमाम हुसैन को उठा लिया। मेरी बात समझें? और अपने जुल्फ़ मुबारक इमाम अली मकाम के हाथों में दे दी। सैयदना उमर फ़ारूक ने फरमाया क्या खूबसूरत सवारी है। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया क्या उमर, सवारी तो बड़ी खूबसूरत है, ये भी तो देखो ना सवार कितने खूबसूरत है, कितने अजीम है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि ये काम करना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम क्यों किया? हमारे लिए किया कि हम भी अपने बच्चों को इतना क्वालिटी टाइम दें, इतनी अटेंशन दें। इससे क्या होगा, बच्चों का हमारे साथ एक अटैचमेंट का जो माहौल है वो क्रिएट होगा। अब इसमें गुदगुदी करें, उनके साथ कुश्ती करें। बच्चों के साथ गुदगुदी करना, कुश्ती करना, इससे भी आप बच्चों की अटेंशन लेंगे। अच्छा, मिलकर पौधों और परिंदों को पानी दें। अब घर में आपके पौधे होते हैं, सब्जियां हैं, जो बागीचा छोटा सा हो उसमें आप जाकर पानी दें और बच्चे को साथ लेकर जाएं। अच्छा, अपनी छत पर कोई चावल या कोई पानी परिंदों के लिए रखें तो बच्चे को साथ लेकर जाएं, ताकि बच्चे के अंदर एक चैरिटी का जो है और एक दूसरों की हमदर्दी का जो अंसर है वो भी उसके अंदर पैदा हो। इससे क्या होगा, आपके साथ बच्चे की एक इमोशनल अटैचमेंट पैदा हो जाएगी। हम ये काम करते नहीं हैं और एंड पर क्या करते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे। भाई हमने तो बच्चों की कोई एक भी नहीं मानी है, तो बच्चे नहीं मान रहे हैं तो क्या होगा फिर? उन्होंने तो नहीं माननी है ना फिर। सो बच्चों को प्यार करें, गले लगाएं और उनकी तारीफ़ करें। माहिरीन ये कहते हैं कि आप हर रोज़ अपने औलाद में से हर फर्द को, हर बच्चे बच्ची को रोज़ाना पेरेंट्स का ये हक बनता है कि वो 10 मरतबा सीने से लगाए, कम अज़ कम। इसके बहुत सारे असरात मरतब होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही। आप मुझे बताएं, 10 मरतबा अगर सीने से लगाएंगे तो कोई गुस्से से लगा सकता है? जब आपको सीने से तो उसी वक्त लगाएंगे ना जब आप रिलैक्स हैं, जब आप अग्रेसिव नहीं हैं। सो इससे क्या होगा कि मतलब ये कहने का कि 10 मरतबा कम अज़ कम आपकी मुलाकात आपके बच्चे के साथ होनी चाहिए और हर मरतबा ऐसे रवैये में मुलाकात होनी चाहिए कि आप बच्चे को किधर लगा लें, गले लगा लें। तो गले लगा कर, गुस्से में तो कोई नहीं लगाता है गले, ऐसा है या नहीं है? तो कितनी मरतबा लगाना है जी रोज़ाना बच्चे को गले? बोलिए कितनी मरतबा? 10 मरतबा। अब इफ़ेक्टिव जो है कम्युनिकेशन, ये तो हो जाएगा कि आपने उसकी तवज्जो ले ली। अब इसमें मज़ीद हम मौसर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये है, बच्चों की खूब तारीफ़ कीजिए। बच्चा आपका जो भी काम करता है, उसका होमवर्क है, उसका टेस्ट है, उसकी खूब तारीफ़ करें। आपके बच्चे ने अगर खाना खाया और उस खाने में उसने कपड़ों के साथ सालन नहीं टच हुआ, उसने हाथ धोकर खाना खाया और उसके कपड़े साफ़ सुथरे, दस्तरखान पर खाना गिराया नहीं है, इस बात पर भी बच्चे की तारीफ़ करें। छोटी छोटी कामयाबियों पर बच्चे की जितनी हम तारीफ़ करेंगे, बच्चे के ऊपर उतने ही पॉजिटिव उसके असरात मरतब होंगे। यानी तारीफ़ करने के हज़ारों बहाने, बस अब करने का इरादा करें। बच्चा आपका खुद अगर नमाज के वक़्त उठ गया है, वुज़ू के लिए आ गया है, तो उसको गले लगाकर उसकी तारीफ़ करें, उसके पेशानी को बोसा दें। अगर बच्चा आपका हाथ धोकर दस्तरखान पर आ गया है, उसके पेशानी पर बोसा दें, उसकी तारीफ़ करें कि कमाल, बहुत अच्छा बेटा, आपने खुद ये बहुत ज़बरदस्त काम किया है आपने। छोटे छोटे बोल हमारे बच्चों के अंदर और रवैयों में एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आते हैं। अब देखें, बच्चों के अंदर उनकी हौसला अफजाई, इत्मीनान में इजाफ़ा और नई चीज़ों जानने का शौक़। जो बच्चा कोई नई बात क्वेश्चन करता है, ये क्या है, ये क्या है, उनके बारे में बताएं और साथ इससे क्या होगा कि बच्चे की वोकैबुलरी में भी इजाफ़ा होगा। हमारे बच्चे की, अब देखें, ये जब सारे काम हैं, इन सारे कामों में कम्युनिकेशन डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है? बच्चे से हम बातचीत जब कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन ही आ रही है। हमारा ये होता है कि हमारे बाज़ लोग बड़ा पढ़ लेते हैं, लिखते बहुत अच्छा है, लेकिन वो बात नहीं कर सकते हैं। रीज़न क्या होती है? उनके घर में इतना प्रेशर होता है,
उनके घर में एक गुस्से वाला बाप मौजूद होता है। अगर बाप में शफकत आ भी जाए तो हो सकता है कि गुस्से वाली माँ वहाँ पर मौजूद हो, और अगर गुस्से वाली माँ वहाँ पर मौजूद नहीं है तो गुस्से वाला दादा भी मौजूद हो सकते हैं, ये भी कोई बाइद नहीं। तो हमने अपने रवैयों में एक बहुत खूबसूरत तब्दीली लानी है। और बच्चे को, हमारा बच्चा स्पीकर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसे डराया हुआ है, हमने डराया हुआ है, इसलिए वो बात नहीं कर सकता है। वो हमसे ही बात नहीं कर सकता है, हमने उसको बात करना सिखाया ही नहीं। हमने कहा नहीं, स्कूल वालों ने इस दफ़ा प्रोग्राम में मेरे बच्चे को क्यों नहीं स्टेज पर लेकर गए। मैं इस दफ़ा जो है ना अपने बच्चे उठा रहा हूँ स्कूल से, इसलिए कि मेरा बच्चा स्टेज पर नहीं गया है। ओ खुदा के बंदो, आपने बच्चे को इतना डराया हुआ है कि स्कूल वाले क्या करें उसका काम, कैसे स्टेज पर लेकर जाएं। बच्चा वहाँ पर परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। सो इस पर आपने पैनिक होना है। और फंक्शन, किसी भी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, फंक्शन वाले दिन या उस महीने में आपने बच्चे पर फोकस नहीं करना है, पूरा साल फोकस रखना है। और हर दफ़ा कोशिश करनी है कि मेरे बच्चे की वीडियो क्यों नहीं आई है, मेरे बच्चे का जो है वो इस बज़्म अदब में, इस असेंबली में मेरा बच्चा तलावत क्यों नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा असेंबली में स्पीच क्यों नहीं कर रहा है। ये बातें छोटी छोटी हैं जो हमने स्टार्ट से ही इस पर फोकस करना है। अब एक्टिव लिसनिंग की जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप ये देख लें। ये एक ऐसा मसला है जिससे बच्चे खुदकुशियाँ कर लेते हैं। बच्चे अपने प्रॉब्लम जो है अपने वालिदैन के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं ना, शुरू से हमने ये उन्हें माहौल ही नहीं फराहम किया होता है। तो एट द एंड क्या होता है, आपने ये एक आजमूदा बात है कि जब हम कोई बात, बहुत ज़्यादा परेशान आप होते हैं, जब वो बात आप अपने किसी दोस्त से, किसी भाई से, किसी रिलेटिव से शेयर करते हैं, तो मुझे बताएं कि वो गम हल्का हो जाता है या नहीं होता है? होता है ना। जब आप किसी के साथ अपनी मुश्किल डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी आपकी एक जो माइंड पर एक प्रेशर होता है वो कंज्यूम होता है। सो ये एक स्किल है और ये एक ऐसी ख़राबी है जो जाने अनजाने में हम अपने बच्चों का फ्यूचर जो है अपने हाथ से बिल्कुल तबाह कर रहे होते हैं। कि बच्चों की सरगर्मियों को परखने की कोशिश करें और तवज्जो रखें कि आपका बच्चा आपसे कुछ छिपा तो नहीं रहा है। अगर आपने पहले वाले काम कर लिए ना, बच्चे को अपने साथ लेकर परिंदों को पानी दे दिया, बच्चे को अपने साथ रख के परिंदों को कोई खाने को दे दिया और पौधों को पानी दे दिया, तो उस तरह का जो माहौल होता है ये एक फ्रेंडली माहौल होता है। उसमें बच्चा आपके साथ, आप बच्चे से भी बातें करेंगे, बच्चा आपसे भी बातें करेगा, तो ये नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये नौबत आ गई कि बच्चा आपसे कुछ छिपा रहा है तो समझ लें कि किसी मुश्किल में बच्चा मुबतला हो रहा है। वो बच्चा या तो झूठ बोल रहा है, छिपाएगा तो झूठ बोलेगा ना, चोरी करेगा, गाली निकालेगा तो फिर झूठ बोलना शुरू कर देगा, नहीं मैंने तो निकाली हैं। फिर हमारे बच्चे बात बात पर कसम उठाने वाला जो माहौल होता है, आपने कभी सोचा है ये किसने बताया इनको कि अल्लाह रसूल की कसम है मैंने ये काम नहीं किया? ये बच्चे कहना शुरू कर देते हैं, अल्लाह की कसम, कुरान की कसम मैंने ये बात नहीं की। ये कान उनको सिखा रहा है, ये हम सिखा रहे हैं। क्योंकि हम मामूली बातों पर घर में कस्में उठाते हैं और बच्चे उससे देखते हैं और बच्चों को ये पता चल जाता है कि ये एक ऐसा तरीक़ाकार है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके बाद अगला बंदा मान जाता है। बात समझें? सो इस एटीट्यूड पर भी हमने नज़र रखनी है और इस बात पर फोकस रखना है कि बच्चा आपसे कुछ भी ना छिपाए। अगर छिपा रहा है तो आप उसके ऊपर फोकस रखें। आपकी जो लिसनिंग होनी चाहिए वो एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। जो बता रहा है वो भी सुने, जो छुपा रहा है वो भी आप सुन रहे हो। जो आपको आपके सामने आ रहा है वो तो आपके सामने आ ही रहा है, लेकिन जो आपके सामने रिपोर्ट नहीं आ रही है वो भी आपका जानना एक अच्छे पेरेंट के तौर पर ज़रूरी है। सो ये देखें कि आपका बच्चा किसी परेशानी का शिकार तो नहीं है। आपका बच्चा दोस्तों की सोबत, उसके दोस्तों की सोबत कैसी है, कौन से उसके दोस्त हैं, जो उसके दोस्त हैं उनके वालिदैन कैसे हैं, ठीक है? क्योंकि जब वालिदैन
लड़ाकू होंगे, लड़ाई झगड़ा करने वाले होंगे, गाली गलौज देने वाले होंगे, ख्वाह हमारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हमें अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए उनसे बच्चे को दूर रखना है, उन बच्चों से। ये इतनी सी बात समझाने में बच्चे को कौन सी देर लगती है कि कमरों में भी दाखिले से पहले क्या करते हैं जी, उसको दस्तक देकर इजाज़त लें। किसी का रूम भी आप नॉक करें और इजाज़त लेकर अंदर जाएं। अच्छा, वालिदैन के कमरे में भी दाखिल होने से पहले क्या करें जी, नॉक करें उसको। 3 मरतबा तक दस्तक देने के बाद इजाज़त मिलने का इंतज़ार करें। ये नहीं कि एक दफ़ा दस्तक दी है अगली दफ़ा खोल ही दी है। मैंने कहा आपने क्यों खोल दिया, मैंने दी थी ना। तो यानी ये सारे मैनर्स जब आप बच्चे को बता रहे होंगे तो इट मीन कि आप बच्चे को कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं, आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि कैसे किसी को बात समझाई जाती है और कौन सी बात की जाती है, और बातें आप वो समझा रहे हैं जो आपके बच्चे की ज़िंदगी को बदल देंगी इंशाल्लाह। अब आप देखें, आपकी जो गुफ्तगू अपने बच्चों के साथ होनी चाहिए वो ओपन होनी चाहिए, और आपकी गुफ्तगू में कोई एक्टिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब जो बात आप कर रहे हो वो दिल से कर रहे हो। ऑनेस्ट आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अब ये देख लें, ये कब होगी, जब आप इस तरह की बात, वही पहली स्लाइड इसके साथ आ गई है। तो अच्छा, ये करने में कौन सी देर लगती है कि घर के दरवाजे बंद करना, खिड़कियां बंद करना, फ्रिज में पानी की बोतलें भर कर रखना, ये बच्चों को अगर हम सिखाएं। छोटे छोटे काम, अगर कोई रैपर है तो बिन में डालना है, कोई चीज़ है तो उसको उठा के बिन में डाल देना है, बच्चा खुद उठाए, इसमें क्या हो जाएगा, कोई हो जाएगा मसला। लेकिन एक बात हो जाएगी कि बच्चे की तरबियत हो जाएगी और आप बच्चे की कम्युनिकेशन को डेवलप कर देंगे। कमरे से निकलते वक्त रोशनी और पंखे, यानी लाइट्स और पंखे बंद करना, ये अगर हम बच्चों को सिखा दें कि कहीं भी वॉशरूम में जाएं, मस्जिद के वॉशरूम में जाएं, आप मस्जिद में जाएं, नमाज़ पढ़ी, पंखा ऑन किया, बंद करके, जब नमाज आपकी मुकम्मल हो गई तो बंद करके आ जाए। स्कूल में हैं तो क्लास से जब बाहर निकलें तो पंखा आप बंद कर दें, लाइट बंद कर दें, जब आपको ज़रूरत है तो लाइट ऑन कर दें। अपने घर में भी इस रवैये को अगर हम रखें तो इससे मुझे बताएं कि बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी आएगी या नहीं आएगी, आएगी। और जब ये बच्चा कब काम करेगा, तो जब आप बच्चों को हर काम के बदले में अप्रिशिएट करेंगे। जो ये काम वो करता जाएगा ना, जब रैपर उसने उठाकर उधर रखा तो आप गले लगा लें, शाबाश बहुत अच्छा किया आपने। जब एक एक काम पर हम उसको अप्रिशिएट करेंगे तो यकीन करें आपका बच्चा उन कामों का आदी हो जाएगा। और जब आपने देखा कि बच्चे ने, उसके अंदर एक ज़बरदस्त पॉजिटिविटी आ गई है और अच्छे काम उसने करने सीख लिए, तो बच्चे को कोई तोहफ़ा दे दें, कोई चॉकलेट ले जाएं, कोई गिफ्ट उसको दे दें। इसको पढ़ लें, इसको पढ़ लें। मैं आपसे फिर सवाल करता हूँ। ये एक ऐसी बात है जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं एज अ पेरेंट। इसको हमने कभी वैल्यू नहीं दी है। पढ़ लिया आपने कि बच्चे का जो खौफ है ना, खौफ, इसको तस्लीम करें। खौफ सबसे बड़ा एक, समझ लें, आपके बच्चे का दुश्मन है, जो कम्युनिकेशन में भी फॉल्ट करेगा, जो खौफ की वजह से ही बच्चा झूठ बोलेगा, खौफ की वजह से ही लड़ाई होगी, खौफ की वजह से ही नेगेटिविटी की कोई एक्टिविटी होगी। अब जब बच्चे को ये खौफ नहीं होगा कि आज मुझसे ये दूध जो है ये गिरा है, ये दूध की बाटल नीचे गिर गई है, ये बर्तन से दूध गिर गया है, तो ये बाटल ये मैंने नहीं गिराया है, उसे पता है ना मैंने जब गिराया है तो मुझे सज़ा होगी, मैंने नहीं गिराया है, ये तो आयशा ने गिरा दी है, ये फातिमा ने गिरा दी है।
वो झूठ बोलना शुरू कर देगा। फातिमा कहेगी नहीं मैंने नहीं गिराया है, तो एक कन्फ्यूजन आ जाएगा किसने गिराया है। तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में कोई एक बच्चा तो झूठ बोल रहा है ना। अब अगर दूध गिर ही गया है बच्चे से या कोई चीज़ नुकसान हो ही गया है, आप ये अंदाज़ा करें कि क्या इसको सज़ा देने के बाद ये चीज़ वापस आ जाएगी। अक्सर घरों में तो ये देखने में आता है कि मियाँ बीवी के दरमियान एक शदीद मसला दरपेश हो जाता है ज़रा से वजह से कि चीनी जो है वो गिर गई है, ज़या हो गई है, दूध गिर गया है, अफरा तफरी, गुस्से में बात की, उसने आगे से 2 बातें सुना दी, इसने आगे से 2-3 और सुना दी, चले निकले यहाँ दफ़ा हो जाए, नौबत सेपरेशन तक पहुँच जाती है। तो बर्दाश्त हमने अपने अंदर पैदा करने। एक सहाबी ने आका सलाम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह कोई मुझे नसीहत करे। आका ने फरमाया गुस्सा ना करो। फिर उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे एक और नसीहत करें। हजूर ने फरमाया गुस्सा ना करो। फिर तीसरी मरतबा उसने पूछा या रसूलल्लाह मुझे नसीहत करें। आपने फरमाया गुस्सा ना करो। ये गुस्से की आग है जिसने सारे हमारे तरबियत के स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्ट्रॉय करके रख दिया है कि हर बात में गुस्सा, जलाल, एक कहर बनकर हम निकल आते हैं और छोटे नुकसान के अजाले में एक बड़ा नुकसान कर देते हैं। सो बच्चे का खौफ हमने तस्लीम करना है। आज के सेशन के बाद आपका सबसे बेहतरीन दोस्त आपके बच्चे और बच्चियां होने चाहिए, जिनके साथ आपने हर बात शेयर करनी है, उनकी हर बात आपने सुननी है और एक ज़बरदस्त लिसनर बनकर एक अच्छा कम्युनिकेटर उसको बनाना है। ठीक हो गया। इसमें अब बच्चे का खौफ जो है वो जब उसको आप कैसे ख़त्म करें, उसकी कैफियत क्या है, बच्चों के साथ वक़्त गुजारिए और बातें कीजिए, ऐसे खौफ उसका ख़त्म होगा। और बच्चों को सीने से लगाएं, उनसे प्यार कीजिए, मनपसंद जो है खेल में मसरूफ़ करके बच्चों की तवज्जो हटाइए उस खौफ से, हौसला अफजाई कीजिए। तुम बहादुर हो, मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है, तुम शेर हो, तुम नहीं डरोगे, तुम जा सकते हो, तुम ये कर सकते हो। यानी जितनी हौसला अफजाई आप करेंगे उतना बच्चा जो है आपके काम में उस काम को ईजी समझ लेगा। मेरी बात समझिए। एक ये भी मसला होता है हमारे लिए, घर में एक बच्चा स्पेशल बना लेते हैं। जो चीज़ आई, चॉकलेट आई, कोई चीज़ आया, गिफ्ट लेकर आए, फलां को बुलाएं जी, उसको देंगे। मेरा तो ये शेर है जी, मेरा तो ये बेटा है जी, मेरा तो ये चांद है जी। अब आपके घर में अगर 4 बच्चे हैं तो सारे आपके ही तो बच्चे हैं वो। आप एक्चुअली होता ये नहीं है, ये क्या होता है कि हम ऐसा कर रहे होते हैं। दिल में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के बच्चे 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं तो कोई उसमें तफरीक कर रहा हो। कर सकता है कोई माँ ऐसा तफरीक कर सकती है कि मेरा एक बच्चा तो पेट भरकर खाना खा ले और 3 रह जाएं या 2 रह जाएं, ऐसा होता है सबको। लेकिन आपकी स्टेटमेंट्स बाज़ दफ़ा बच्चे के ऊपर एक बहुत नेगेटिव इम्प्रेशन दे रही होती हैं और इससे बच्चा क्या होता है, बच्चे को ये फील होता है कि मैं एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है बच्चा, और जिसकी आप तारीफ़ कर रहे होते हैं वो एहसास बरतरी का शिकार हो जाता है। दोनों में मसला होता है, ना एहसास कमतरी में हमने शिकार करना है और ना एहसास बरतरी में शिकार करना है। अब ये आप देख लें, इस पर पहले भी बात हो चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्लाइड है मौजूदा मुल्की हालात में और एनर्जी क्राइसिस में बड़ी ज़रूरी भी है कि बच्चों को बाकायदा क्लास लें, बैठा कर इस बात पर हम पाबंद करें कि बेटा आपने बिजली के तमाम जो चीज़ें, लाइट्स हैं, पंखे हैं, हर सूरत में बंद करने हैं। अगर बच्चा बंद किए बग़ैर बाहर आ जाए 1, 2, 4 मरतबा उसे याद करें, बेटा देखिए ना आपने पंखा बंद करना भूल गए, जाएँ ऑफ़ करके आएँ, ख़ुद उसे ऑफ़ करवाएं। फिर भूल गया फिर याद करवाएं। जितनी मरतबा वो बोलेगा आप उतनी मरतबा उसको याद करवाते जाएँ। इंशाअल्लाह ताला फिर ये बार बार कहने से उसकी आदत बन जाएगी। अब कम्युनिकेशन में कोई देर नहीं लगती है। आप बात वही होता है ना कि क्या बातें करें बच्चों से जी, इतनी थक हार कर रात को जब मैं आता हूँ तो
तो बात ही नहीं होती है जो बच्चों के साथ में करो। तो भाई बच्चों को आप ये नहीं कर सकते हैं कि अच्छा छोटा बच्चा है, बेटा आप गिने ना घर में पंखे और लाइट्स गिने जी कितनी है हमारे, वो गिन कर आ जाएगा उधर से, इतने में आप पानी वगैरह भी पी लें, आकर आपको बताएगा कि डैडी मेरे घर में या मामा हमारे घर में 4 पंखे हैं, 2 लाइट्स हैं, 5 लाइट्स हैं, जो भी है। इससे बच्चे के अंदर एक तो वोकैबुलरी भी आएगी और एक उसने चीज़ें ऑब्ज़र्व करके काउंट करके आपको बताने की स्किल भी आएगी। स्कूल की सिक्कों की गिनती करवाइए, घड़ी में लिखे अदद पढ़वाइए, किताबें कापियाँ गिनवाएँ, दस्तरखान की प्लेटें और चमचे शुमार करवाएं उनसे। तो इससे भी हम बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं। हमारे बच्चे, हम क्योंकि फोकस कर रहे होते हैं किस चीज़ के ऊपर, हमारी नज़र किस पर होती है। एक कापी कैसी है बच्चे की जी, कापी इसने ठीक राइटिंग नहीं है जी, इसके नंबर ठीक नहीं आए हैं जी, बाकी इन चीज़ों पर हम फोकस नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे बहुत अच्छे नंबर तो ले सकते हैं लेकिन एक अच्छा शहरी नहीं बन सकते। बहुत ज़्यादा स्कोर तो कर सकते हैं वो, लेकिन एक बेहतरीन बेटा या एक बेहतरीन फ़र्द नहीं बन सकते हैं। उनके अंदर हमदर्दी, आज हमारा डॉक्टर क्यों, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं ओवरऑल आप सर्वे करें तो ये होता है कि ये डॉक्टर नहीं, ये तो बहुत जालिम है जी। आपके मेडिकल स्टोर्स में जो मेडिसिन है 2 नंबर ने क्या 8-8 नंबर मिल रही हैं। आपका डॉक्टर, जो आप बीमार होते हैं तो आप उसके पास जाते हैं तो वो आपकी सोसाइटी से ही है ना, उस आपके पास अगर फीस नहीं है तो मजाल है को डॉक्टर आपको चेक करके सिर्फ ये बता दे कि आप ये टैबलेट ले लें, इतना ही बताना है ना उसने। अगर उसने ऑब्जर्व किया कि ये बंदा बहुत नीडी है तो इतना कर सकता है, नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं कि हमने हमारे माशरे ने उनकी तरबियत नहीं की होती है, उनके अंदर हमदर्दी का हमने सिखाया ही ये है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो उसने पैसे कमाने, वो डॉक्टर इसलिए बनेगा कि उसमें पैसे ज़्यादा हैं, वो टीचर इसलिए बनेगा कि उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। जब ये हमारी अप्रोच होगी तो फिर मुझे बताएं माशरे में ये माशरा फिर मुस्तफ़ी माशरा कैसे बनेगा। फिर तो ख्वाहिश ही होगी कि ज़िंदगी हम सारी जो है वो यूरोप में गुजारें और जब मौत आ जाए तो कब्र हमारी मदीने बन जाए। ये तो फिर ख्वाहिश ही है ना। जब तक आप अपने बच्चों के अंदर इन आदात को पैदा करने की कोशिश करें, मदद और आपकी नीयत के मुताबिक उसमें बरकत जो है वो अल्लाह ने डालनी है खुद। आप अपने बच्चे के अंदर ये आदत डाल सकते हैं कि प्यासे को पानी पिलाने की डाल सकते हैं, इसमें को पैसे लगते हैं। अच्छा, रास्ते से पत्थर या कंकर हटाने में क्या देर लगती है ये बच्चे को बताएं, खुद हटाना पड़ेगा पहले। एक बात, ये बात आपने याद रखनी है कि आपने खुद पहले एक बेहतरीन शख्स बनना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपका बच्चा बेहतरीन बनेगा। ये कभी तवक्को ना करें कि आप अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपका बच्चा नमाज पढ़ेगा, आप अगर कुरान नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका बच्चा कुरान पढ़ेगा, आप अगर झूठ बोल रहे हैं तो आपका बच्चा सारा सच बोलेगा, आप अगर गाली दे रहे हैं तो आपका बच्चा कभी गाली नहीं देगा। नो, आप जो हैं आपका बच्चा भी वही बनेगा। सो अपने बच्चे के लिए अपने आप को चेंज करें। अपने बच्चे के लिए हम कितना मुश्किल काम भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, नहीं होते हैं। मौजूदा माशी जो सूरत हाल है इसमें हर शख्स को इदराक है कि वो कितनी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट जो है वो पाल रहा है। तो इतना क्राइसिस में जाने का फ़ायदा क्या कि कल ये बच्चे हमारे किसी काम के ना हों, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी ज़ाया हो जाए सिर्फ हमारे अमल की वजह से, हमारे किरदार की वजह से। तो चोट लगने पर दोस्त की मदद करने का ये काम हम, अगर कोई बच्चा करे, अगर नहीं कर रहा है तो हम उन्हें गाइड करें, अगर वो कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें। इससे हमारे बच्चों के अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा हो। अब ये चीज़ें तो हो गई हैं कम्युनिकेशन में। अब इसके बाद ये आता है कि आपका बच्चा किसी भी स्कूल में, बस ये लास्ट में जा रहे हैं, आपके पास किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है तो आपके पास उस स्कूल का सिलेबस होना चाहिए। ये सिलेबस आप अपने घर में फ़ाइल में रखें। आपको पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा इस टर्म में कब इसका एग्ज़ाम होगा और उसका सिलेबस कौन सा है,
ताकि आपको भी पता चलता रहे कि इस टर्म में इतने चैप्टर पढ़ने थे और बच्चे ने कितने पढ़ लिए, अब उसके पास टाइम कितना है, आप अवेयर हों। ठीक है, उसके बाद फिर देखें कि आप जिसके बच्चे को स्कूल में जो सिलेबस है उसके मुताबिक चीज़ें करवाई जा रही हैं या नहीं करवाई जा रही हैं। अगर नहीं करवाई जा रही हैं तो आप राब्ता करें, स्कूल वालों को इतला करें कि ये मसला है जी। ये डायरी आपको हर सूरत में देखनी चाहिए, आपके ग्रुप में जाती है या आपको व्हाट्सएप टीचर करते हैं। तो इस डायरी का मकसद ये होता है कि हम आपको बता रहे हैं कि आप ये होमवर्क करवाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी आपने आइडियल होमवर्क की स्ट्रेटजीज सुनी है। होमवर्क का उर्दू में तर्जुमा होता है घर का काम। घर के काम में अगर गलती है, घर के काम में अगर गलती है, उसमें कोई क्यूरी है, तो किसका फॉल्ट है? ये टीचर का है ना? नहीं है, किसका है? पेरेंट्स का है। असूलन आपको चेक करना चाहिए, आप चेक कर रहे हैं ये घर का काम। अगर क्लास वर्क में मिस्टेक है तो फिर टीचर का फॉल्ट है, क्योंकि क्लास वर्क टीचर ने अपनी निगरानी में करवाना है और उसको बिल्कुल एरर फ्री करके भेजना है। अगर होमवर्क में फॉल्ट है तो होमवर्क का फॉल्ट पेरेंट को देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हाँ जी कितने पैसे आप लेंगे जी? 5,000 लेंगे? नहीं जी, मैं 6,000 दूंगा आपको, मेरे बच्चे का काम आपने 100% करना है। तो ये काम तो हो जाएगा। वो बंदा 6,000 लेगा, आपसे ट्यूटर आ जाएगा और उसने आपके बच्चे को होमवर्क वगैरह ये वो चीज़ें कर दी हैं। ये करवाएं, ये भी ज़रूरी है, लेकिन साथ अपने आप को बिल्कुल इससे लाताल्लुक़ ना कर दें। काम हो गया, शाम को बच्चे का बैग ज़रूर देखें कि मेरे बच्चे ने होमवर्क किया है तो बेटा मुझे चेक करवा दें कैसा किया। इससे आपके बच्चे की राइटिंग आपको पता चलेगी, आपके बच्चे की क्यूरीज आपको पता चलेंगी, पीछे मैम ने चेक किया होगा वो आपको पता चल जाएगा, अगर कोई नोट लिख कर भेजा हुआ तो वो आप देख लेंगे। इससे भी आपके बच्चे के साथ एक कम्युनिकेशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के तौर पर हम इसको ये ले सकते हैं कि आप बच्चे के साथ होमवर्क के बारे में, उसके काम के बारे में, एकेडमिक वर्क के बारे में आप कुछ कर रहे हैं उसे। ये आपके पास होना चाहिए। आपका बच्चा आपको बताए ना बताए, आपने पूछा कल टेस्ट है, बच्चे से क्यों पूछ रहे हैं कल टेस्ट है? अगर बच्चे को तैयार नहीं है तो बच्चा कहेगा नहीं है। ठीक है, आप इसको देखें, आपके पास है कि भाई ये मंडे है तो मंडे को टेस्ट कौन सा है जी? होमवर्क कौन सा है? इंग्लिश, साइंस, उर्दू का है। इंग्लिश, साइंस, उर्दू की मंडे वाली शाम आप संडे वाली शाम आप कापियाँ चेक कर लें कि भाई इसने कंप्लीट की हुई है या नहीं की हुई है। आप चेक कर लें कि मेरे बच्चे, अच्छा मैथ की और कंप्यूटर की प्रेजेंटेशन है, ये कम्युनिकेशन पॉइंट में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंटेशन मैथ और कंप्यूटर की आप चेक करें। अच्छा बेटा आप दे रहे हो प्रेजेंटेशन? आपका बच्चा अगर प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है तो टीचर से उसके रीज़न पूछें कि मेरा बच्चा प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे रहा। ठीक हो गया? आपका टेस्ट है, साइंस का टेस्ट है, तो आपने बच्चे से नहीं पूछना है कि आज कौन सा टेस्ट है, आपको खुद ये शेड्यूल बता रहा है ना कि भाई टेस्ट कौन सा है। आप इंश्योर करें बेटा ये टेस्ट आपने तैयार किया है। अगर ट्यूटर के पास उसको भेजा हुआ है तब भी एंड पर फाइनल आप उसको अप्रूव करें, उसके बैग को, उसके काम को, कि मेरे बच्चे का काम आज का डन हो गया है। जब आप अपने बच्चे का काम रोज़ाना का रोज़ाना डन करते जाएंगे तो कभी भी बोझ नहीं बनेगा। होता यह है कि जब टर्म स्टार्ट होती है उस वक्त बच्चे के पास इतने सवाल होते हैं याद करने के लिए और इतना सा टाइम होता है और फिर अफरा तफरी शुरू हो जाती है। फिर आप क्वालिटी अटेंशन दे ही नहीं सकते। आप फिर गुस्से का आना या अफरा तफरी का आना, उसको सबक आ नहीं रहा है, टाइम शॉर्ट है, फिर तो अफरा तफरी होगी ना। इसलिए टाइम पर और वक्त के हिसाब के मुताबिक जब हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई दुश्वारी हमें नहीं आएगी। ये एक चीज़ होती है, ये भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि इस मंथ में हम आपके बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। एक तो होता है ना कि आपको पूरे टर्म का पता चल जाता है कि इस टर्म में हमने क्या करना है। एक ये है कि इस मंथ में हमने क्या पढ़ाना है। जैसे इस मंथ में इंग्लिश का यूनिट नंबर 6 है, अब बच्चे को उस पहले वीक में यूनिट नंबर 6 कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके बच्चे का कंप्लीट नहीं है फ़ौरन हमसे रब्ता करें या स्कूल से रब्ता करें कि इस मंथ में, इस वीक में जो यूनिट नंबर 6 था वो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, उसकी रीज़न क्या है। ठीक है,
इस तरह उर्दू का, साइंस का, मैथ का जो भी चैप्टर होता है वो आपके साथ पहले से डिस्कस होता है। तो ये आपकी और बच्चे के दरमियान एक कम्युनिकेशन का बायस भी बनेगा और अदारे के साथ भी एक ज़बरदस्त अटैचमेंट का बायस भी बनेगा। तो इससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी जो हमारे लिए इश्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने का मकसद यही था कि आपने ही अपने बच्चे को, अगर आप देख रहे हैं अपने बच्चे को, पहले तो ये देखें कि आप अपने बच्चे को कहाँ देख रहे हैं। जहाँ आप अपने बच्चे को देख रहे हैं ना, उस तरह की उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने की आप एफर्ट स्टार्ट कर दें। कोई बंदा अगर ये कह रहा है, कोई स्कूल अगर ये कह रहा है या कोई टीचर अगर ये कह रहा है कि आपके बच्चे को उस जगह पर मैं बैठा दूंगा, यकीन जाने वो झूठ बोल रहा है। कत्तन वो आपके बच्चे को वहाँ नहीं बैठा सकता। आपके बच्चे को जहाँ आप लेकर जाना चाहते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ आप लेकर जा सकते हैं। और आप कैसे लेकर जा सकते हैं? उसको क्वालिटी टाइम देकर। यानी पेरेंटिंग जो है ये पूरी एक आपकी असाइनमेंट है। आप सारा दिन जो मेहनत मजदूरी करते हैं उन्हीं के लिए तो करते हैं ना। तो ऐसा करके दें। आप देखें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस तरह उंगली का इशारा किया इस तरह, और फरमाया क़यामत के दिन जन्नत में इस तरह मैं और वो शख्स इकट्ठे होंगे जिसकी एक बेटी हुई और उसने उसकी अच्छी तरबियत की, अच्छी परवरिश की और फिर उसकी शादी करके उसको रुखसत कर दिया। इस ज़िम्मेदारी की अदायगी में कि बदले में मैं और वो इस तरह इकट्ठे होंगे। अब जन्नत में मकाम भी 8 हैं, तो हर कोई एक मकाम पर तो नहीं होगा। सबसे बड़ा मकाम वो है जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे। तो आका ने उस मकाम में खड़ा करके उस शख्स को पहुँचा दिया और इनाम के तौर पर इस तरबियत के बदले आपकी नमाजें, आपके रोज़े, आपके सदक़ात, ये सारे आपके पर्सनल मामलात हैं। इसका सवाब आपको मिल रहा है। लेकिन जब आप अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को साथ नमाज पढ़वा रहे हैं, अपने बच्चों को तिलावत करवा रहे हैं, तो इसमें एक जमात का जो है वो शमियाना आ जाएगा, इसमें एक तरबियत का शमियाना आ जाएगा। तो आपको नमाज का भी सवाब मिल रहा है, लेकिन साथ तरबियत का ज़्यादा सवाब मिल रहा है। आपको तिलावत का भी सवाब मिल रहा है, लेकिन तरबियत का उससे भी ज़्यादा सवाब मिल रहा है, क्योंकि नमाज के बदले में इस तरह नहीं किया, तरबियत के बदले में इस तरह किया। तो मुझे यकीन है अगर कोई किसी पेरेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो मैं ले सकता हूँ।